नमस्कार। आज हम इंटेल कॉरपोरेशन की कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हाँ, इंटेल ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में बेस्ड है। सही। हमारे पास इसके विकिपीडिया पेज से कुछ जानकारी है। देखते हैं इंटेल का सफ़र कैसा रहा, क्या खास किया और आज कहाँ खड़ी है ये कंपनी। बिल्कुल, इंटेल को देखिए, ये सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। हाँ, ये तो है। 1968 में गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नॉइस ने इसे शुरू किया था और पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी क्रांति में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और गॉर्डन मूर का नाम तो मूर के नियम से जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं था कि चिप पर ट्रांजिस्टर हर 2 साल में डबल हो रहे हैं। वो तो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक तरह का रोड मैप बन गया था। अच्छा, मतलब उसने सालों तक इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट की रफ्तार तय की। हाँ, काफी हद तक। वैसे कंपनी का शुरुआती ध्यान सेमीकंडक्टर मेमोरी बाजार पर था। अच्छा, तो मेमोरी से शुरुआत हुई। हाँ, उनका पहला कदम क्या था? पहला प्रोडक्ट 1969 में आया, 3101 SRAM। ये स्टैटिक रैम थी। जो तेज तो थी पर शायद महंगी। हाँ, उस वक्त थोड़ी महंगी थी। और फिर 1971 में आया इंटेल 404, दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, 404। वो तो सच में एक बहुत बड़ी छलांग थी। बिल्कुल क्रांतिकारी कदम था। इसने छोटी मशीनों के लिए गणना करना मतलब कंप्यूटिंग मुमकिन बनाया, जो पहले सिर्फ बड़े महंगे कंप्यूटर्स ही कर पाते थे। इसी ने पर्सनल कंप्यूटर के दरवाजे खोले होंगे फिर। हाँ, कह सकते हैं। इसके बाद 1970s के दशक में इंटेल का कारोबार तेजी से बढ़ा, खासकर डी रैम यानी डायनामिक रैम मेमोरी चिप्स की वजह से। डी रैम। हाँ, उनकी 1103 चिप तो 1972 तक दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप बन गई थी। ये एसआरएम से थोड़ी धीमी जरूर थी, लेकिन काफी सस्ती थी, तो ज्यादा चली। और फिर आया वो दौर जब इंटेल का नाम लगभग हर कंप्यूटर से जुड़ गया। वो 80s और 90s की विंटेल पार्टनरशिप, उसके बारे में बताइए। हाँ, विंटेल, इंटेल का x86 प्रोसेसर और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये साझेदारी इसलिए इतनी कामयाब हुई क्योंकि इसने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक स्टैंडर्ड तय कर दिया। अच्छा, एक मानक बन गया। हाँ, इससे कंप्यूटर बनाना और इस्तेमाल करना दोनों आसान हो गए और ये आम लोगों तक पहुंच गए। नतीजा ये हुआ कि इंटेल ने पीसी प्रोसेसर बाजार के लगभग 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। बाप रे, 85%! मतलब एक तरह से पीसी की दुनिया पर इंटेल का राज हो गया। हाँ, काफी हद तक। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के साथ मुश्किलें भी आती हैं। हाँ, बिल्कुल। सुना है एंटी ट्रस्ट यानी एकाधिकार के आरोप भी लगे थे इन पर। बिल्कुल, दबदबे के साथ चुनौतियां आई। इंटेल पर कंपटीशन को दबाने के कई आरोप लगे। सबसे लंबा झगड़ा तो उनका एएमडी के साथ चला। हाँ, वो काफी फेमस था। आखिरकार 2009 में इंटेल को उसमें 1.25 अरब डॉलर का खजाना देना पड़ा। और सिर्फ अमेरिका में नहीं, यूरोप, कोरिया, जापान, सब जगह भारी जुर्माने लगे। और तकनीकी दिक्कतें भी थी शायद, वो पेंटियम बग वाला मामला। हाँ, वो भी था। 1994 में पेंटियम चिप में एक गणितीय गड़बड़ी, जिसे FDIV बग कहते हैं, सामने आई। इससे कुछ खास तरह की डिवीजन कैलकुलेशन में गलतियां हो रही थी। ओह, तो उसका क्या असर हुआ? असर यह हुआ कि इंटेल को करीब $475 मिलियन खर्च करके चिप्स बदलने पड़े। काफी बड़ा झटका था वो। जाहिर है, और हाल के सालों में भी तो कुछ दिक्कतें आई हैं। हाँ, देखिए, 2000 के दशक में इंटेल कोर प्रोसेसर तो काफी सफल रहे और 2005 से 2019 तक एप्पल ने भी अपने मैक कंप्यूटरों में इंटेल चिप्स का इस्तेमाल किया था। हाँ, वो एक बड़ी डील थी। लेकिन दूसरी तरफ इंटेल स्मार्टफोन चिप बाजार में अपनी जगह नहीं बना पाया। 2016 में उसे ये मैदान छोड़ना पड़ा, जो बाद में एक बड़ी चूक साबित हुई। स्मार्टफोन वाला मार्केट तो मिस कर दिया उन्होंने। हाँ, फिर वो स्पेक्टर और मेल्टडाउन जैसी गंभीर सुरक्षा खामियां सामने आईं। इनसे हैकर्स सेंसिटिव डेटा तक पहुंच सकते थे और इसका असर लगभग हर इंटेल प्रोसेसर वाले कंप्यूटर पर पड़ा। बिल्कुल, और हाल ही में उनके रैप्टर लेक प्रोसेसर में खासकर गेमिंग के दौरान स्थिरता की समस्याएं भी रिपोर्ट हुई हैं। और 2024 तो कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल साल रहा लगता है। हाँ, काफी मुश्किल। करीब 19.2 अरब डॉलर का भारी घाटा। इतना ज्यादा? हाँ, फिर 15,000 नौकरियों में कटौती की घोषणा, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से बाहर होना और फिर CEO पैट गेल्सिंगर का इस्तीफा।
ये सब एक के बाद एक बड़े झटके थे। सही में, अब मार्च 2025 में लिब्बुटैन नए सीईओ बने हैं। बिल्कुल। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए इंटेल कर क्या रहा है। उन्होंने IDM 2.0 नाम की एक नई रणनीति अपनाई है। IDM 2.0 ये क्या है? IDM यानी इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब वो अपनी चिप डिजाइन भी करते हैं और बनाते भी हैं। इस रणनीति के तहत वे ओहायो और जर्मनी जैसी जगहों पर नई फैक्ट्रियों में अरबों डॉलर लगा रहे हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहे हैं वापस? हाँ, और साथ ही वे कुछ चिप्स बनवाने के लिए बाहरी कंपनियों मतलब फाउंड्रीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो और इंटेल फाउंड्री सर्विसेज IFS नाम से अपना खुद का फाउंड्री बिजनेस भी शुरू किया है। यानी अब वो दूसरों के लिए भी चिप्स बनाएंगे? बिल्कुल। इसके अलावा वे गॉडी 3 जैसे नए AI चिप्स के साथ एनवीडिया और AMD जैसे कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देने की कोशिश भी कर रहे हैं। AI का मार्केट बहुत बड़ा हो रहा है। हाँ, AI चिप्स की दौड़ तो तेज है। और एक बात और, कंपनी इस बात पर भी जोर दे रही है कि वो संघर्ष मुक्त मतलब कॉन्फ्लिक्ट फ्री खनिजों का ही इस्तेमाल करे। ये भी एक अहम कदम है। बिल्कुल, एथिकल सोर्सिंग पर ध्यान है। तो कुल मिलाकर इंटेल की कहानी मेमोरी चिप से शुरू होकर माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया बनाने, पीसी पर एक छत्र राज करने, फिर गंभीर मुश्किलों में फंसने और अब जोरदार वापसी की कोशिश करने तक फैली है। काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है, मौजूदा मुश्किलों और लीडरशिप में बदलाव के बावजूद इंटेल की अपनी फैक्ट्रियां बनाने की जो पुरानी ताकत है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जड़ें गहरी हैं। और ये नई रणनीतिक पहल जैसे IDM 2.0, IFS और AI चिप्स, ये सब उसे एक अलग जगह देती हैं। असली सवाल ये है कि क्या इंटेल इस भयंकर कंपटीशन वाले दौर में कामयाब हो पाएगी? और क्या वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपना वो दबदबा फिर से हासिल कर पाएगी जो कभी उसकी पहचान था? जी, देखना होगा। बिल्कुल, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।